मैं दिल्ली के चंडीगढ़ के चक्कर काटता रहूं, किसी के तलवे चाटता रहूं, ये बस की बात नहीं। दिल्ली का टिकट ऐसा भी है कि बड़े तलवे चाटने पड़ते हैं, बड़ी जी हजूरी करनी पड़ती हैं और फिर लटका कर भी रखते हैं। एक पहली लिस्ट में भी नहीं देख लिया, दूसरी में भी नहीं देख लिया, तीसरी में भी नहीं देख लिया। 2019 में जयप्रकाश जी प्रयास से लेकर टिकट आए थे, परंतु आपने उनको सफल नहीं किया, आपने टिकट नहीं दिया। 2019 की बात कर रहा हूँ। कैथल से भी टिकट लेके आए थे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी की, परंतु उसको भी आपने टिकट नहीं दिया, आपने गले नहीं लगाया, वो भी सफल नहीं उसके। पैसा पैसा करती है, पैसों पे क्यों मरती है। आपने मेरे दिल पे नाम लिखा हुआ है। आपने हजारों की तादाद में पहुंच गए, इसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर और धन्यवादी हूं। टिकट की बात जो बीच में हो भी जाती है और करते भी हैं, प्रश्न पूछना भी ठीक है, वो भी मैं एक दिन आपसे पूछ के ही कर लूंगा, जैसे तुम कहोगे वैसे ही कर लेंगे। माजरा साहब आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आपको समर्थन देने पहुंची है। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था? वो इसलिए लोग इतनी तादाद में आए, हमारे उनसे सबसे पारिवारिक संबंध है और वो सारे हरियाणा प्रदेश के लोग आज इस सरकार के कुशासन से दुखी हैं। ये तो सुशासन की बात करते हैं, परंतु इनका कुशासन है। आज हरियाणा प्रदेश में किसान दुखी हैं, मजदूर दुखी हैं, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आपने देखा होगा किसानों को एमएसपी नहीं, स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट नहीं, और इसी प्रकार से व्यापारी भी आजकल सब्जी मंडी वाले धरने पे हैं। आज कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए संघर्षरत हैं, रोज़ आंदोलन कर रहे हैं। आज नौजवान बेरोज़गार है। आज हरियाणा प्रदेश में महंगाई आसमान को छू रही है। आज हरियाणा प्रदेश में बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं। आज हरियाणा प्रदेश की दुर्गति इस सरकार ने कर दी, जिसकी वजह से लोग निराश हैं, नाराज़ हैं और वो हमारे बुलावे पे इतनी संख्या में आ रहे हैं। पहले कोटड़ा में कार्यक्रम किया गया, आज नरड़ में पहुंचा। तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, कलायत वालों को बड़ा चैलेंज दे दिया स्पीड में। ये लगता है कि जब भी इस प्रकार का दौर चलता है, चुनाव नज़दीक हो, तो सभी मित्र अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाया करते हैं। सभी पार्टियां जुटती हैं, सभी नेता भी जुटते हैं। हमारे साथी भी इस बात पे उतारू हैं कि जब भी कोई मीटिंग होगी तो उसमें अच्छी तादाद में आएंगे। अब इनकी भी अपनी तैयारी शुरू हो गई है और शुरुआती दौर में ही हमारी मीटिंगें हर गांव में भी अच्छी हुई। हमने हर गांव में मीटिंग करी, हमने सरकार के ख़िलाफ़ जितनी आवाज़ बुलंद कर सकते थे आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उठाई और गांव-गांव की चौपाड़ में जाकर के मैंने सारी बातें लोगों के बीच में रखी। और सरकार से खिन्न लोग आज हताशा और निराशा में हमारे को सुनने के लिए आते हैं। खिलाड़ियों ने अपने पदक वापस लौटाने पड़े सर, इतने मजबूर हो गए, आज सरकार सुनवाई नहीं करी है, क्या कहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे खिलाड़ी हमारे शिरोमणि हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। आज हताशा और निराशा की वजह से जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया गया, उन्हें जंतर मंतर पे धरने देने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े और उसके बाद पद्मश्री जैसे अवार्ड को भी प्रधानमंत्री के बाहर वो रख कर के चले आए दरवाजे पे। ये हमारे लिए बहुत लज्जित होने की बात है। खिलाड़ियों को खेल नहीं छोड़ने चाहिए। सत्ताएं आनी जानी होती है, ये सदा थोड़े रहेंगे। फिर भी कोई नया सवेरा आएगा, ये सरकार जाएगी और फिर उन खिलाड़ियों आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खिलाड़ियों को इस देश का नाम रोशन करना चाहिए। आपका सियासत में काफ़ी लंबा अनुभव है,
141 सांसदों को निलंबित करना कितना ठीक मानते हैं, कितना उचित मुद्दा था निलंबन का? ये प्रजातंत्र के इतिहास में काला अध्याय है कि 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिन्होंने इस देश की 30 करोड़ जनता की आवाज़ को बुलंद करना था। लोकसभा और राज्यसभा में जिन्होंने जाकर के अपनी आवाज़ को उठाना था, अनेकों समस्याएं थी, अनेकों इस प्रकार की बात थी इस देश के सामने, कठिनाइयाँ थी। जनता की आवाज़ बुलंद करते और उन्हें बाहर बिठा दिया जाए तो यह लोकतंत्र का मजाक है। कांग्रेस ने अपना प्रधानमंत्री का चेहरा खड़गे को प्रस्तावित किया था, कितना मजबूत मानते हैं मोदी का विकल्प बन पाएंगे खड़गे साहब? ये तो उनके इंडिया गठबंधन के एक दो पार्टी ने प्रस्ताव रखा, ममता बनर्जी जी ने, मुख्यमंत्री बंगाल की, और केजरीवाल जी ने। फिलहाल केजरीवाल जी की और ममता जी की बात को उन्होंने ये कह कर के मोड़ दिया कि अभी समय नहीं आया, पहले सांसदों को बनाएं। खड़गे जी ने खुद ही इस बात के लिए कहा कि पहले एमपी चुन करके ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ, फिर फैसला हो जाएगा। विधायक लीलाराम जी ने एक बयान दिया खिलाड़ियों को लेकर के, बजरंग पुनिया जी को, जो कि एक खिलाड़ी के मेडल जीतने से क्या उसने देश मोल ले लिया। वो बयान भी कोई, मैं समझता हूँ, अच्छा नहीं था। जब ये देश 140 करोड़ का देश में जब वो इनाम लेकर के आते हैं, मेडल जीत के आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, तब तो देश के प्रधानमंत्री उन्हें मिलने के लिए अपने घर बुलाते हैं, वाहवाही लूटते हैं। और फिर इस तरह की बात हो जाए तो हमें अपनी बयानबाजी ओछी नहीं करनी चाहिए। हमें उनका हौसला ही बढ़ाना चाहिए कि देश को कल भी उनकी ज़रूरत है, आगे भी हमें उनको मेडल लाने के लिए कहना चाहिए, आगे खेलने के लिए कहना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। जब स्कूल में दोस्तों, मैं आपका अपना शिवम अत्री हीरा कंसल्टेंसी कैथल से आप हमसे टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, पीआर फाइलिंग करवा सकते हैं। सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद हम आपका समय भी बचाएंगे, पैसे भी बचाएंगे और आपको धोखेबाजों से भी बचाएंगे। एक बार हीरा कंसल्टेंसी जरूर आए, आपकी अपनी हीरा कंसल्टेंसी कैथल। बच्चियों से छेड़छाड़ होती है, दुर्व्यवहार होता है, तब तो टीचर पर गाज गिर जाती है। लेकिन इस सरकार में मंत्री पर इतने बड़े संगीन आरोप लग गए, चार्जशीट हो गई, मामला कोर्ट में चला गया, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। सर, आपने मेरी बात को सुना भी होगा कि पेवा से मंत्री हैं, उनके पास एक महिला कोच गई, उन्होंने दुर्व्यवहार किया। आज तक उनकी कोई कार्रवाई हरियाणा विधानसभा में भी डिस्कशन में नहीं आई और उसको ये कह कर के टाल दिया कि ये जुडिशियल मैटर है, कोर्ट में विचाराधीन है। और इसी प्रकार से हमारे देश के खिलाड़ियों ने भी हमारे WFI के चेयरमैन पर संगीन आरोप लगाए थे, उन पर तक भी कोई आंच नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी अपने को बचाने में लगी हुई है, औरों को दंडित करने में लगी हुई है। कलायत से मंत्री जी कभी भी महिलाओं के मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलती, कितना संवेदनशील मानते हैं इस मुद्दे को? सर, आप ये बात नोट कर लें कि जब जब भी कोई विधायक मंत्री विधानसभा में बोलता है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग होती है और रिकॉर्डिंग की फिर किताब होती है, फिर किताब कार्रवाई देते हैं, मेंबर को भी देते हैं, जो बोलते हैं उनको भी देते हैं, सभी को देते हैं। और आप भी जा कर के निकलवा सकते हैं कि कौन MLA किस वक्त में कितना बोला। हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारी मंत्री ने आज तक हरियाणा विधानसभा में 1 मिनट भी खड़े होकर के एक भी बात इस क्षेत्र की नहीं की। और ये खामोशी कोई राज है, पता नहीं क्यों नहीं बोलते। और मैं ये मान के चलता हूँ, पैसा पैसा करती है, पैसों पे क्यों मरती है, उनके लिए और कुछ नहीं। सर, सियासत आप कर रहे हैं काफ़ी समय से, लोगों का आपका भरपूर सहयोग मिला। 2024 के लिए कोई एक वो संदेश नरेड़ गांव से जिसे सुनकर ये तय करे लोग 2024 में क्या करना है? मेरा फैसला मेरे मित्र ही करेंगे। और मैंने यह भी पूछ लिया उनसे कि दिल्ली की एयर कंडीशन बंगलों में बैठे बड़े बड़े नेताओं से टिकट लूँ कि आपसे लूँ। लोगों ने कहा कि हमारा वाला टिकट लेना वो ठीक रहेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे मित्र मुझे अपना दिल से समर्थन करें और वो जब कर देंगे तो मैं चुनाव लड़ लूँगा। शुक्रिया। मिमिक्री को लेकर के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि जाट का अपमान हुआ है, किसान का अपमान हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, किसान का अपमान तो तब हुआ था जब वो 380 दिन तक दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे, बच्चे बूढ़े और जवान टोल प्लाजाओं पे बैठे थे और 700 से ज़्यादा जानें चली गई थी, तब अपमान हुआ था। किसान का अपमान तो तब हुआ जब आत्महत्याएं किसान करता है, किसान कर्जे के बोझ के नीचे दब के मर जाता है, जब उसको अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता है, MSP नहीं मिलता, तब अपमान होता है।
वो उन्होंने चाहिए था उन दिनों भी कूद करके किसानों में आ जाते तो बहुत अच्छी बात होती। आज हम कोई बात मानते भी उनकी, आज इस बात का कोई इससे सरोकार नहीं किसानों को। शुक्रिया सर, धन्यवाद। सबसे बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन था। सर्वप्रथम तो मैं आपको उनके जन्मदिन की बहुत बधाई देता हूं। ये सौभाग्य ही है कि आज गुरु ब्रह्मानंद जी का जन्मदिन है। आज गुरु ब्रह्मानंद जी के जन्मदिन की भी आपको मुबारकबाद देता हूं। और विशेष तौर से नरगांव के पंचायत का, नरगांव के मित्रों का, दोस्तों का बहुत आभारी हूं, जिन्हें कैथल ब्लॉक के सभी साथियों का अभिनंदन किया और यहाँ पे इस आयोजन को सफल बनाने का काम किया। उन्हें भी बहुत बधाई हो। और विशेष तौर से इस पंचायत में आज की में पहुंचे हैं हमारे गांव के सरपंच नरड़ के सतीश कुमार धीमान जी, ऋषिपाल शर्मा जी, ईश्वर चहल जी, प्रदीप सर। तो किसने किसको वोट दिए इस बात का कोई गिला शिकवा और शिकायत नहीं। बहुत से साथियों ने भारतीय जनता पार्टी को दिए होंगे, लोकदल पार्टी को दिए होंगे, कांग्रेस को दिए होंगे, बहुजन समाज पार्टी को दिए होंगे, कम्युनिस्ट को दिए होंगे। जब मैं मैदान में नहीं था तो मुझे इस बात का कोई गिला शिकवा और शिकायत भी नहीं। किसने किसको वोट दी, गिला शिकवा और शिकायत उन लोगों से है जिस भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगने का काम किया, जिस जसपा पार्टी ने पार्टी को तोड़ दिया, घर को तोड़ दिया, दादा को छोड़ दिया, चाचा को छोड़ दिया, उनसे गिला शिकवा और शिकायत है। उन्होंने कहा था कि हम 75 पार करेंगे, उनकी 40 ही बनी थी। जब वो दूसरी पार्टी कहती थी हम इनको जमुना पार करेंगे, और बाद में दोनों ने गठबंधन बनाया, ठगबंधन बनाया, हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया। सबसे ज्यादा दुखी तो किसान है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसानों से वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। किसानों से कहा था किसानों चिंता ना करो, तुम्हारी आमदनी दुगनी कर देंगे। किसानों से विशेष तौर से वादा किया था कि एमएसपी का कानून बना देंगे। परंतु जब महंगाई आसमान को छूने लगी, रोडी बजरी सीमेंट सरिया लोहा महंगा होने लगा, पेट्रोल और डीजल आसमान को छूने लगे, और इसी प्रकार से खाद के बीज के रसोई गैस के दाम बढ़ने लगे, खर्चा बढ़ने लगे और आमदनी कम होने लगी। किसान और मजदूर आत्महत्याएं करने लगे। आत्महत्याएं कर रहा किसान जब करा रहा था, सारे रिकॉर्ड तोड़ करके इस सरकार ने अडानी और अंबानी के कहने से 3 कानून इस प्रकार के बनाए। ये कहने लगे कि ये किसानों के हित में हैं, परंतु जब किसानों के बेटों ने उनको पढ़ा तो वो किसान विरोधी थे। उसमें लिखा था कि इन जमीनों के मालिक अडानी और अंबानी हो जाएंगे। उसमें लिखा था कि एमएसपी का कानून नहीं बन पाएगा। उसमें लिखा था कि बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति इस प्रकार से कितनी ही कोई चीज का स्टॉक कर ले तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग बढ़े। साथियों, किसान तिलमिलाया और देश के राजधानी के चारों तरफ बैठ गया। बच्चे, बूढ़े और जवान टोल प्लाजाओं पे जम करके बैठ गए, और फिर 380 दिन में 750 जाने चली गई। इस देश के प्रधानमंत्री को 380 दिन के बाद होश आया और कहने लगा कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं कि मैंने समझा नहीं सका। कानून तो बहुत अच्छे बनाए थे, परंतु किसानों ने समझा नहीं, इसलिए मैं वापिस लेता हूं। ये बात तो 1 महीने के बाद भी कर सकते थे, 2 महीने में भी कर सकते थे, परंतु दिल्ली में बैठ करके आप बड़ी बड़ी कोठियों में देखते रहे कि किसान कितनी चिताएं किसानों की जलेंगी। तब जाकर के जब 700 से ज्यादा किसान मर गए, तब जाकर के ये कानून वापिस लिए। साथियों, आज तक एमएसपी का कानून नहीं बना। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रख दिया, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा भारत सरकार ने दिया कि हम इस कानून को लागू नहीं कर सकते। अगर किसान की सरसों और तोड़िया आता है तो उसे लूट लिया जाता है, उसका एमएसपी नहीं। धान और जीरी आती है तो उसको लूट लेते हैं और एक चिट्ठी लिख देते हैं कि $12,000 से नीचे का
कोई भी जीरी का अगर सौदा होगा निर्यात नहीं होगा। 1.5 महीना तक वो चिट्ठी वापस नहीं की जब तक किसान की जीरी नहीं लुट गई। जब सूरजमुखी आती है तो फिर किसान ने धरने देने पड़ते हैं कि इसको किसी प्रकार से ले ले सरकार। इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रकार के कानून बनाए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फसल मेरी ब्यौरा किसी और का। किस प्रकार से लोगों को इसमें भी घपले किए गए, लूटा गया। फिर कहते हैं हमने किसान सम्मान निधि शुरू करी। पहली किस्त जब किसान सम्मान निधि की आई थी तो किसान इस देश में 18.5 करोड़ माने थे। अब घट करके केवल 8.5 करोड़ रह गए। 10 करोड़ किसानों की सम्मान निधि इसलिए काट दी कि उनके ऊपर ये कह दिया कि इनकी आमदनी ज्यादा हो गई है, इनकी आमदनी बढ़ गई है, जिसकी वजह से तरह तरह की शर्तें लगा करके किसान सम्मान निधि भी काट दी गई। फिर फसल बीमा योजना चलाई, कंपनियां मालो माल कर दी और किसान कंगाल कर दिया। यानी कि किसान को सबसे ज्यादा दुखी किया। अगर दुखी है सबसे ज्यादा किसानी है और उसके बाद जवानी है। जवानी इतनी दुखी है कि हरियाणा प्रदेश का जवान नौकरी के लिए मारे मारे फिरता है। आज 25 लाख पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के नंबर 1 पे है। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे नौजवानों की इस पीड़ा को कई बार अखबारों के माध्यम से उठाने का मौका मिला है। आज जिन नौजवान बच्चों को तुमने लाड प्यार से पाला था, आज डोंकी वीजा लेकर के देशों में, दूसरे देशों में जाकर, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के अपना जीवन यापन करने की ठान चुके। हरियाणा प्रदेश से उनका मोह भंग हो गया। ले दे करके हमारे पास फौज थी, उसको भी ठेके पे दे दिया। अग्निवीर भर्ती करेंगे, 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। जिस प्रकार से फौजी को पेंशन मिलती है वो पेंशन नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से हमारे फौजियों को कैंटीन से सामान मिलता है वो नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से उनको अस्पतालों में दवाइयां मिलती हैं वो नहीं मिलेगी। यानी कि हमारी फौज को भी ठेके पे दे दिया। ले दे करके हमारे नौजवान रेलवे में जाते थे, बंदरगाहों पे जाते थे, हवाई जहाजों में जाते थे, हवाई अड्डों पे जाते थे। हवाई अड्डे, बंदरगाहें और रेलें बेच दी, बीमा कंपनियां बेच दी। और अगर कोई बेरोजगारी का डंक अगर किसी को लगा तो गरीब आदमी को लगा। नरेगा में हमारे भाई 100 दिन का रोजगार करते थे। 100 दिन का रोजगार आज 28 दिन पे देश के अंदर आ गया। और नरेगा का बजट आहिस्ता आहिस्ता करके कम कर दिया गया, जिसकी वजह से दिहाड़ी भी नहीं मिलती, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक भाई और ढोल पीटते थे कि हम हरियाणा प्रदेश में लगने वाली फैक्ट्रियों में 75% आरक्षण हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को देंगे। वो 4 साल ढोल पीटते रहे। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, फेंक के मारा। और वो भाई आज क्या कहते होंगे? आप कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट तो ये बैठी। इसमें जब जाओगे जब पता लगेगा। साथियों, जब ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी भी कोर्ट है तो जनता की कोर्ट है। इसमें जाना, फिर बताना हमने 75% का आरक्षण देकर कितने नौजवानों को नौकरी लगाया था। साथियों, जहां हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, वहीं हमारे हरियाणा प्रदेश की तो बहुत दुर्गति कर दी। हरियाणा प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बैठा दिया जिसे ना किसी बात का, किसानी का पता, ना जवानी का पता, ना घर बार का पता, ना किसी को। आज हरियाणा प्रदेश के सिर के ऊपर 2,86,000 करोड़ का कर्जा है। 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर्जा लेके ये सरकार काम चला रही है। आज रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है। दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए हैं। आज स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताबें नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में जल घर है तो जल नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में बिजली घर है तो बिजली नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में बिजली के बिल तो आते हैं परंतु बिजली गुल है। कई भाइयों के बिजली के बिल तो 20-20 हजार, 30-30 हजार और लाखों में भी आ जाते हैं। आखिर ये बिजली हमारी जमीन बकवा के रहेगी क्या, या घर गरीब का बकवा के रहेगी क्या? साथियों, इतना ही नहीं, आज हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार से परिवार पहचान पत्र चलाए जिससे हम सब उलझा के खड़े कर दिए। जिसकी आमदनी 1,80,000 लिख दी, इससे ऊपर लिख दी गई तो समझ लेना उसका BPL कार्ड कट जाएगा, उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा।
उसको किसी प्रकार की वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। और हरियाणा प्रदेश में 5 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए गए। और इसी बात को लेकर के जिन बुजुर्गों को आशा थी, एक पार्टी ढोल पीटती थी कि हम 5100 बुढ़ापा पेंशन करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश में 4 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। आज हरियाणा प्रदेश की ये स्थिति कर दी कि हर के हाथ में कागज है, थैला है, और थैले में कागज है, और उन कागजों में पोर्टल के सामने ऑनलाइन खड़े हैं। आज हरियाणा प्रदेश में जब ये वोट मांगने आए तो कह देना कि ये ऑनलाइन ही है, सारा सामान है, हम तेरा ऑनलाइन भेज देंगे। साथ ही मैं इसलिए कह रहा हूं, जो सरकार कहती थी हम बड़े पारदर्शी हैं, और पारदर्शी का दावा करने वाली सरकार एचपीएससी और एचएसएससी में जो बड़ी नौकरी लगाता है उसको एचपीएससी कहते हैं, जो छोटी नौकरी लगाई जाती है उसको एचएसएससी कहते हैं। एचपीएससी के दफ्तर में 3 करोड़ रुपए पकड़े गए। आखिर किस बात के लिए थे? हमारे पड़ोस का एमएलए है रणधीर सिंह गोलन, अपने बेटे की नौकरी लगाने के लिए 49 लाख रुपए दिए। जब नौकरी नहीं लगा तो पर्चा दर्ज करवाया। आखिर क्यों? एक एमएलए को ही नहीं छोड़ा, औरों को तो ये कहां छोड़ने वाले थे। हरियाणा प्रदेश में जहां कोरोना काल था, हम और आप भय के मौन में जी रहे थे। हम के आगे पुलिस बिठा दी गई थी, बांस के डंडे लगा दिए गए थे। और ये कोरोना काल जब था तो समझ लेना, ये कोरोना काल के अंदर ना जब रेमडेसिविर थी, ना नर्स थी, ना स्टाफ था, कोई बेड नहीं था, तब ये शराब बेच रहे थे, शराब घोटाला कर रहे थे। और शराब घोटाले के बाद धान घोटाला कर रहे थे। फिर धान घोटाले के बाद रजिस्ट्री घोटाला किया। 800 कर्मचारी अधिकारी दोषी पाए गए, सबको माफ कर दिया गया। इसी प्रकार से खनन घोटाला हुआ, खाने लूट ली गई, एक डीएसपी को बुलडोजर के नीचे दे दिया गया। हरियाणा प्रदेश की रोड़ी बजरी सब लूट लिए, सारे पहाड़ थोथे हो रहे हैं। यहाँ से ये सारे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोगों ने इनको लूटा है। साथियों, जहां हरियाणा प्रदेश में पेपर बेचने का घोटाला हुआ, फिर ये कह देते हैं कि पेपर लीक हो गए। पेपर लीक नहीं हुए, बेचे हैं, और नौजवानों पे मुकदमे बनाए जाते हैं। जहां हरियाणा प्रदेश में इतने बड़े घपले और घोटाले हुए तो आपका जिला भी अछूता नहीं रहा। आपके जिले में 32 करोड़ रुपया आए थे सफाई के नाम पे। 32 करोड़ में आपके गांव में झाड़ू नहीं लगा, सारे के सारे पैसे खा लिए गए। सफाई के नाम पे घोटाला हुआ, रिचार्ज बोर घोटाला हुआ। रिचार्ज बोर में सामान तो डाला 200 फुट, दिखा दिया 800 फुट। रिचार्ज बोर घोटाला हुआ। तालाब खोदाई घोटाला हुआ, तालाब एक और खोदा दिखा दिया, 3-3 महकमों से पेमेंट करके दिखा दी, तो खोदा किसी ने, पैसे किसी को दे दिए। और इतना ही नहीं, अगर मंत्री की अच्छी ग्रांट आई तो अपने रिश्तेदारों को दे दी। और तो और, आप जरा गौर से सुनना मेरी बात को। आपके मंत्री की कोठी पे चंडीगढ़ में कलीकरण के, पेंट करण के 1 करोड़ और 40 लाख रुपए खर्च हुए। हरियाणा की विधानसभा में अब की बार बताया गया 1 करोड़ और 40 लाख, और 3 करोड़ रुपए डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कोठी पे सफाई के नाम पे खर्च हुए। कमाल कर दिया। 3 करोड़ में तो कोठी ने आज केवल कली पेंट आपके 1 करोड़ और 40 लाख। मैं इसलिए कह रहा था, ये मैंने सुशील कह रहा था मैं बोलूंगा, परंतु ये सारी बात भूल गया। इसने एक ही बात कही थी कि मैं ये निचोड़ की बात कह दूंगा, वो कही तो इसने बहुत देर में कही कि पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है। आखिर ये क्यों हवस है? ये माया किसी की नहीं रही। इस बात की हवस है कि तुम्हारी मेहरबानी हुई, तुम बड़े रहम करने वाले हो। कई बार मैं पूछता हूं, आपसे भी मेरी कई बार बात होती है। मैंने कहा भाई तुमने अब की बार मुझे वोट नहीं दी, बोला के करा, वो रोन लग गया था। फिर अगली बार पूछा मैंने तुमने भी नहीं दी, बोला यार बड़े बड़े आंसू गिर रहा था। मैं कहा इबकी बार क्या होया? जो तुम्हारे सामने लिबास गरीबनी का उठ के आए थे, आज अमीरों की तरह 3-3 गाड़ियां बड़े बड़े नेताओं की तरह आगे पीछे चलती हैं,
और आपके यहाँ के आपको सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे। ये मैं पूछ सकता हूं कि आपका एमपी कौन है? गुरदयाल सैनी। कोई गुरदयाल सैनी कहता है, नैब सैनी है। आपके गांव में, किसी भी गांव में कोई ग्रांट आई है? कभी दुख सुख में आया है? आखिर आने की जरूरत भी क्या है? जरूरत नहीं। मैं मिलता रहता हूं लोगों से, कहते हैं अभी वोट तो गिर दे नहीं, पता नहीं तो मशीना में खराबी है, पता नहीं किस तरह इन्हें की पड़े है। अरे मशीनों में खराबी नहीं, इनकी नीति में खराबी है। चाहे हम हरियाणा प्रदेश में बसने वाले गांव के लोग हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, चाहे हम किसी धर्म को मानते हैं, चाहे हम गिरजा घर को मानते हैं, मंदिर को मानते हैं, मस्जिद को मानते हैं, गुरुद्वारे को मानते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, पर हम आपस में मिलकर के रहते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाए। चाहे हम गांव में बसने वाले जाट हैं, ब्राह्मण हैं, गुर्जर हैं, राजपूत हैं, रोड हैं, चाहे खाती हैं, लोहार हैं, सनार हैं, मनियार हैं, धोबी हैं, छिंबी हैं, कुम्हार हैं, चाहे हम रेगर हैं, खटीक हैं, धारणक हैं, चमार हैं, वाल्मीकि हैं, हम किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, हमारा भाईचारा है। अगर गरीब वाल्मीकि की बेटी की शादी हो तो जाट का बेटा भी अपनी बहन और बेटी समझ के कन्यादान करता है। इससे अटूट संबंध कोई हो भी नहीं सकता। अगर जाट की बेटी की शादी हो, गरीब चमार का बेटा भी जाके अपनी बहन और बेटी समझ के कन्यादान करता है। इससे फालतू कोई संबंध हमारे हो नहीं सकते। हमारा भाईचारा इससे ज्यादा कोई मजबूत हो भी नहीं सकता। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नहीं लगती। ये हमारा भाईचारा बिगाड़ करके वोट हासिल करते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा करके वोट हासिल करते हैं। आप लोगों ने अपने इस भाईचारे को मजबूत करना है। आएंगे अब जो कभी दिखाई नहीं दिए, अब तुम्हारे दुख सुख के साथी बन जाएंगे। अब तो गाड़ी में एक तो पत्थर रखेंगे और नारियल रखेंगे, नारियल फोड़ देंगे और पत्थर लगा देंगे। बच के रहना, कदे पीठ पे अपनी पे बिना ला जाए रात बरात। आज इन डब्बों के ऊपर भी संदेह हो रहा है कि देश के अंदर कुर्बानियों से मिला ये प्रजातंत्र, ये संविधान बचाने का मौका है और ये लड़ाई आप सब ने लड़नी है। बहुत से साथी मेरे को ये कहते हैं कि कुकर करेगा कि फैसला लेगा, अब तुम ही फैसला कर लेना और वो फैसला आपने ही करना है। ये बात मुझे गवारा भी नहीं। मैं दिल्ली के, चंडीगढ़ के चक्कर काटता रहूं, किसी के तलवे चाटता रहूं, ये बस की बात नहीं। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं 2 ही टिकट होते हैं। एक टिकट होता है दिल्ली से मिलता है, एक टिकट आपने देना होता है। मैं 2014 में लोकदल पार्टी का ओम प्रकाश चौटाला का टिकट लेके लड़ा था, परंतु आपने टिकट नहीं दिया। आपने उसको दिल से नहीं लगाया मेरे टिकट को, जिसकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिली। 2019 में जयप्रकाश जी प्रयास से लेकर टिकट आए थे, परंतु आपने उनको सफल नहीं किया, आपने टिकट नहीं दिया। 2019 की बात कर रहा हूँ। कैथल से भी टिकट लेके आए थे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी की, परंतु उसको भी आपने टिकट नहीं दिया, आपने गले नहीं लगाया, वो भी सफल नहीं उसके। मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले कि दिल्ली की टिकट ली जाए, दिल्ली वालों से बात की जाए, उससे पहले आप सब मित्रों से बात की जाए कि आप वाला टिकट ठीक रहेगा कि दिल्ली वाला टिकट ठीक रहेगा। दिल्ली का टिकट जो होगा, दिल्ली का टिकट ऐसा भी है कि बड़े तड़वे चाटने पड़ते हैं, बड़ी जी हजूरी करनी पड़ती हैं और फिर लटका कर भी रखते हैं। एक पहली लिस्ट में भी नहीं देख लिया, दूसरी में भी नहीं देख लिया, तीसरी में भी नहीं देख लिया, फिर भी हस्तिनापुर से बंधे रहे। मैं विशेष तौर से आप सबसे इतना ही आग्रह करता हूं, पहले तो आप मन बनाएंगे, आप टिकट देंगे, उसको सिर धार करके फिर अगली लड़ाई लड़ी जाएगी। आप सोच ले रहे हैं तो मीटिंगें बहुत चलेंगी, अभी बहुत इलेक्शन में टाइम है और देश की लोकसभा का चुनाव पहले आने जा रहा है और उसके बाद असेंबली का चुनाव भी आएगा। आज आप इस धरती पे हैं। नरगाम ने मुझे हमेशा जिताया और नरगाम को हमने इसलिए भी ये मेजबानी का मौका दिया था क्योंकि यहाँ के हमने पहले पता था कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। इन्होंने कभी भी चुनाव में कभी भी
कोई भी चुनाव मैंने लड़ा, कभी भी मेरी हार नहीं हुई। एक ऐसा ही गांव था जो बॉर्डर पे पड़ता था, कैथल के भी गांव आ सकते थे। बहुत से साथी कैथल हल्के से भी चल करके ब्लॉक कैथल में भी पढ़ते हैं, वो आए हैं। मैं उनका भी विशेष तौर से अभिनंदन करता हूं और उन्हें एक विश्वास भी दिलाता हूं। मैं जैसा कैसा हूं, अगर वो एक फोन भी कर देंगे रात के 12 बजे भी उनको वही सम्मान मिलेगा जो कलैत हल्के के साथियों को मिलता रहा है। और इतना सा तो मेरा अधिकार भी है कि कई गांव तो पिछले पाई क्षेत्र में भी थे और कई गांव में मेरा आना जाना कहीं और ज्यादा रहता है। उनको भी मैं अपने भाईचारे के सम्मान समझता हूं और उन्हें दुख सुख में शामिल होता रहता हूं। और सब भाइयों से एक चिंतन करने का समय है कि आपका जो शान मेरे ऊपर है, मैं उसको भूल नहीं सकता। ये पत्थरों पर लिखे नाम मिटाए जा सकते हैं, ये शिलाओं पर लिखे हुए नाम मिटाए जा सकते हैं, परंतु दिल पे लिखा हुआ नाम मिटाया नहीं जा सकता। आपने मेरे दिल पे नाम लिखा हुआ है, इसलिए मैं मिटा नहीं पाऊंगा। और आप सबके जुम्मे ये लगाता हूं, एक बार और दिल को टटोल लेना कि टिकट दोगे कि नहीं दोगे। अगर तुम देने की बात करोगे तो फिर समझ लेना फिर मैं चुनावी मैदान में हूँगा। अगर नहीं दोगे भाई, थारा मन नहीं करेगा तो फिर मैं दम मार दूंगा, जो पाछा मारेगा कोई ज्यादा मेरे लिए जरूरी नहीं। परंतु बहुत से साथी आए हैं हमारे सत्ता और हैं बैणी से। बैणी कई दिन पहले जाना हुआ, बैणी गांव का स्कूल नहीं बना रहे थे क्योंकि बच्चे भी नहीं थे, छोटा गांव था। मैंने सारे कमरे भी बनवाए, फिर 8 का बनाया, फिर कठवाड़ का, फिर इस प्रकार से लेना का, फिर अपने नड गांव का, फिर अरसोड़े का प्लस टू का सोंगल के बाद फिर माजरा का 10 का और फिर कॉलेज सिरदे में। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे साथी कह नहीं सके उस बात को। एक वक्त था जब सरकार आपके द्वार लगते थे, मैं साथ होता था, उससे पहले मैं आप सबको कहा करता था और वो बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है। आपके कानों में तो पता नहीं गूंजती होगी कि नहीं। मैं कहता था, गांव गांव में आते हैं ठठेरे, कहते हैं कि भांडी कली करा लो। वो कली कर देते हैं, कहते हैं 6 महीने की गारंटी देते हैं, कोई पकवान पकड़ाएगा नहीं। और मैं कहता था कि भाई को गली बनवाओ, नाली बनवाओ, टूंटी बनवाओ, स्कूल बनवाओ, सड़क बनवाओ, धर्मशाला, गौशाला, कुछ बनवा लो, परंतु आप लोग उसको कुछ और समझते थे। और मैं कहता था कि जैसे भांडे कली कराने वाला आता है, वो फिर आपके गांव गांव की गलियों में आवाज देगा कि कोई काम करवा लो। इनकी तरह से छुप के नहीं बैठेंगे, जाकर के चंडीगढ़ में या दिल्ली में बैठ जाए, व्यापार करने लग जाए, ये बस की बात भी नहीं, लाइन बनी नहीं। तो साथियों, हमने ये निर्धारित किया, पिछली मीटिंग में भी रामपुर जी बोल रहे थे, हमारी मीटिंग मित्र मिलन समारोह कोटरा गांव में था। मैंने कहा था कि एक दोस्त बनाना, और आज फिर कह रहा हूं कि टिकट पिकट होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी, इंसान की इंसानियत बनी रह जानी चाहिए। साथियों, आप सब ये मान के चलना कि हमारे बहुत से साथी आज बहुत पुराने आए, पुराने रूठे होंगे मना लेंगे, कुछ नयों को साथ लगा लेंगे, कुछ गिले शिकवे होंगे उन्हें दूर कर लेंगे और अपना काम चला लेंगे। इसी बात के ऊपर तटस्थ रहना। ये टिकट टाकट और टिकट की बात जो बीच में हो भी जाती है और करते भी हैं, प्रश्न पूछना भी ठीक है, वो भी मैं एक दिन आपसे पूछ के ही कर लूंगा, जैसे तुम कहोगे वैसे ही कर लेंगे। सलाह आपसे ही करूंगा, ऊपर सलाह कोई नहीं मेरी, आपसे ही मिलानी होती है। आप आए हैं आज भी, और 7-11 आज इतनी तादाद में तो नहीं सोचा था मैंने तो ये सोचा था कि हर मित्र मिलन समारोह में हम 500-700 हो जाएंगे, हमारे ब्लॉक के गांव भी थोड़े हैं, तो आपने हजारों की तादाद में पहुंच गए, इसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर और धन्यवादी हूं। और साथियों,
विशेष तौर से कार्यकर्ता साथियों का, मित्रों का, दोस्तों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप भारी तादाद में पहुंचे हो और किसी प्रकार का कोई साधन नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, अपने आप ही अपने साधन लेकर के चले आए। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी से मौका भी नहीं आया कि बहुत बड़ी रैली करने का। बहुत बड़ी रैलियों के समय आएंगे, दौर आएंगे, तब देख लेंगे। परंतु हमने जिस प्रकार से कोटड़ा गांव में पहला मित्र मिलन किया था, अब आज हो रहा है जो ये नरड़ गांव में दूसरा है ब्लॉक कैथल का, और तृतीय होगा, तीसरा होगा कलयात ब्लॉक का 7 तारीख को, 7 जनवरी को महाराणा प्रताप स्टेडियम में होगा, जो सड़क के ऊपर ही है। वैसे तो आपने तो जो कसर थी सारी काट दी, इसमें आज कोई कसर रही नहीं। फिर भी किसी का दिल करे तो जरूर आना, अगर ना दिल करे तो अपना काम ठीक से चलाना। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सुख में रहें, शांति में रहें। और एक हफ्ते के बाद नया वर्ष आने जा रहा है 2024, जिसमें बहुत फैसले होने हैं। हमारे प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति, कलयात विधानसभा क्षेत्र की राजनीति किस तरफ जाएगी, यह सब निर्णय 2024 में होने जा रहे हैं। एक हफ्ते के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। जाते जाते मेरे से नव वर्ष 2024 की मुबारकबाद भी लेते जाना। और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।